सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम ने आज बैठक के दौरान अहमदाबाद विमान हादसे पर शोक व्यक्त किया है। बैठक से पूर्व इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में हताहत हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं सीएम धामी ने 2 मिनट का मौन भी रखा। सीएम धामी ने कहा कि इस दुखद घटना से मन अत्यंत व्यथित है, साथ ही पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के द्विवार्षिक वार्षिक महाधिवेशन में सीएम धामी ने की शिरकत। इस दौरान सीएम धामी ने सबसे पहले अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाने वाले दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के द्विवार्षिक महाधिवेशन में प्रतिभाग करने का सौभाग्य मिला है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर जीवन बचाते हैं, शिक्षक जीवन को सुधारने का काम करते हैं और इंजीनियर्स जीवन को सुगम और सरल बनाने का काम करते हैं। प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे। अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो 16 जुलाई तक चलेगा। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों को भी जारी किया जाएगा। पाँच जून पर्यावरण दिवस से पूरे देश के अंदर एक पेड़ मां के नाम के अभियान की श्रृंखला प्रारंभ की है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता से हमने आह्वान किया है कि वो एक पेड़ पर्यावरण की दृष्टि से लगाएं। और जहाँ भी बीजेपी के कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री कार्यक्रम है, चाहे मेरा कार्यक्रम रहता है, मंत्री कार्यक्रम होगा, हर कार्यक्रम के पहले, कार्यक्रम के बाद हम एक पेड़ जरूर सिंचित करेंगे। और ये कार्यक्रम हरेला पर्व 16 जुलाई तक चलेगा। तो क्योंकि पर्यावरण संरक्षण उत्तराखंड की एक नज़ीर भी रही है, उसमें हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्षों के कार्यक्रम भी पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी भी हमारे जो उद्यमी हैं उनके एक सेमिनार को संबोधित करेंगे। मैं कल रुड़की में था। हमारे सारे मंत्री सांसदगण लगातार इन 2 दिनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने नई टिहरी में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियां गिनाई। रेखा आर्य ने कहा कि ये 11 साल आज़ाद भारत के इतिहास में स्वर्णिम काल बन गए हैं। आर्थिक मोर्चे पर भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में हमें उपभोक्ताओं से उत्पादक और निर्यातक बनने की दिशा में अग्रसर किया है। उन्होंने आगे कहा कि रक्षा के क्षेत्र में हम लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी निर्मित हथियारों की सटीकता देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। ग्यारह साल के कार्यकाल में मैंने अभी आपके सामने पीसी करी और इस पीसी करने के दौरान में इन 11 वर्षों के जो उपलब्धियां रही हैं, चाहे वो धारा 370 के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वक्फ बिल के परिप्रेक्ष्य में हो, 3 तलाक के परिप्रेक्ष्य में है, महिलाओं को 33% आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में हो, लोकसभा हो, विधानसभा में हो, ये अपने आप में हिस्टोरिकल है। अभी हम देख रहे हैं किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में डेवलप हो रहा है। हमने देखा कि कैसे चिनाब पुल डेवलप होकर आया, उसका लोकार्पण हुआ है। हमने देखा कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जिसमें हमारे स्वदेशी निर्मित हथियारों से किस प्रकार से तबाही पाकिस्तान में की गई है और किस प्रकार से पूरे विश्व ने माना है कि भारत जो है अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है और भारत साहसिक निर्णय लेने में सक्षम है। टिहरी में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहकारिताओं से नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद सिर्फ रोजगार का एक माध्यम नहीं, बल्कि ये सेवा का एक बड़ा अवसर है। बीजेपी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में सर्वाधिक बढ़ोतरी की है। आगे उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती ऑनलाइन मोड में की गई है और इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ 3 महीने के समय में पूरा किया गया है।
बता दें कि महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने हाल ही में पूरे प्रदेश में 6,330 आंगनबाड़ी सहायिकाओं और 722 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं यानी कुल मिलाकर 7,052 पदों पर भर्ती की है। इसमें से लगभग 700 नियुक्ति टिहरी में की गई है। मैंने ये बात बोली है आंगनबाड़ी बहनों के लिए, मैं इस दिशा में भी प्रयासरत हूँ। मैंने उनके संगठनों से इस संदर्भ में बात करी है। मैंने उनके रिटायरमेंट के बाद में उन्हें सम्मानजनक धनराशि प्राप्त हो उस संदर्भ में भी बात करी है। मैं उनके कंसर्न का इंतजार कर रही हूँ। उसी के अगले बढ़ते क्रम में मैंने ये कहा है कि मैं इस दिशा में भी विचार करती हूँ। जब पहला क्रम पूरा होगा तो निश्चित रूप से दूसरे क्रम की ओर आगे बढ़ूंगी। मेरा ये सपना है कि वो इतनी अपने विभाग के अतिरिक्त भी अन्य विभागों की सेवा करती है, निश्चित रूप से उस दिशा में भी उनके उसमें विचार होना चाहिए। तो उसके लिए हम सतत प्रयासरत है। मैं उम्मीद यही करती हूँ कि अब वो समय जल्द आए। शहर में गर्मी से राहत के लिए जगह जगह छबील वितरित किए जा रहे हैं, लेकिन उससे सड़कों पर कूड़े की भी समस्या पैदा होने लगी है। इसको लेकर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि सभी सुपरवाइजर्स को कूड़े के निस्तारण के लिए मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। साथ ही मोहल्ला स्वच्छता समिति पर उन्होंने बताया कि न्यायालय की कार्रवाई को लेकर आदेश प्राप्त होने के बाद निगम ने FIR के लिए पत्र पेश किया है। वहीं पूर्व में ऑन ड्यूटी मिसिंग 99 यानी 99 लोगों को निष्कासित कर निगम की ओर से उनका कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। जगह पर सुपरवाइजर्स को सख्त हिदायत दी गई है कि जहां भी इस प्रकार के छबील लगाई जा रही है या गर्मी को देखते हुए पानी के प्याव वगैरह की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ कूड़े के निस्तारण की भी व्यवस्था बनाई जाए। और इस संबंध में सुपरवाइजर्स को भी सघन मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। फिर भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसका स्वयं निरीक्षण करके इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना प्राप्त होते ही पार्टी संगठन ने अपने सभी कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। जो कल विमान का दुर्घटना का हादसा हुआ है वो बहुत ही दुखदाई हादसा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी संगठन पूरी तरीके से जो मारे गए लोग हैं उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती है। और जहां तक कार्यक्रमों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी संगठन ने कल जो ये दुखद हादसा हुआ है हमारे यहाँ, उसको लेकर तत्काल प्रभाव से जितने भी भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यक्रम थे उसको स्थगित करी है और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। तो ये जो कल विमान दुर्घटनाग्रस्त हादसा है, इसको लेकर हमारी पूरे परिवार वालों के साथ जो दुखद घटना हुई है उनके परिवार वालों के साथ पूरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हरिद्वार की लक्सर तहसील क्षेत्र में आसमानी बिजली खेत में काम कर रही महिला के ऊपर गिर गई, जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई। हुसैनपुर गांव में खेत में महिला गन्ने की निराई कर रही थी। बिजली गिरने की खबर से गांव में कोहराम मच गया है। परिजनों में चीख पुकार से इलाके में मातम सा छा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जैनपुर गांव में भी आसमानी बिजली की चपेट में आए एक युवक शाहबाज का भी परिजनों ने बिना सूचना दिए अंतिम संस्कार कर दिया है। खेत में आई थी काम के लिए। ये भोली वाइफ ऑफ पवन, आसमानी बिजली गिरने से इनकी मौत होगी यहीं पर ही। जो दो महिला थी वे थोड़ा गंभीर रूप से घायल है या जैसे भी है, उन्हें होश नहीं है, उन्हें अस्पताल भेज दिया यहाँ से और ये यहाँ पे बिल्कुल मरद पड़ी है। सर इसकी सूचना हमने SDM साहब को दी, तहसीलदार साहब को दी और पटवारी साहब को भी दे दिया। मौके पर पहुंच रहे हैं उनकी टीम। मनोज कश्यप हमारे संवाददाता ज्यादा इनपुट के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, कितने बजे ये दुखद हादसा हुआ और कैसे ये हादसा हुआ? महिला उस समय कहाँ थी और एक अन्य घटना भी हुई है, उसके बारे में बताएं।
बिल्कुल देखिए रोहित, आज सुबह से ही हरिद्वार में तेज बारिश हो रही थी और बारिश के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है जब हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में आकाश से बिजली गिरने से एक जो महिला थी उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो महिला जो है उसकी चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई। हालांकि हादसा बताया जा रहा है कि जब महिला खेत में काम कर रही थी उस समय की पूरी घटना है। हालांकि सुबह की घटना बताई जा रही है और सूचना मिलती तमाम जो स्थानीय लोग थे वो मौके पर पहुंचे, उनके द्वारा जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको सूचना दी गई और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर उसका पंचनामा कर उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था। इससे अलग भी एक घटना लक्सर क्षेत्र की बताई जा रही है जहां पे आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की भी जो है मृत्यु हो गई और साथ के साथ ही उसके जो परिजन थे उनके द्वारा जो है किसी को बिना सूचना दिए हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। हालांकि जो प्रशासन की टीम है पूरे मामले की जांच भी कर रही है कि कौन वो व्यक्ति था और परिजनों के द्वारा इसकी सूचना क्यों प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं दी गई थी। मौके पर तमाम जो तहसील के अधिकारी थे वो वहां पर पहुंचे थे। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई ऐसी घोषणा नहीं की गई है कि जो आकाशीय बिजली गिरने से जिस व्यक्ति की मौत हुई है और जिस महिला की मौत हुई है या फिर जो दो अन्य महिला जो घायल है जिनका भी इलाज भी चल रहा है कि उनके कोई आर्थिक मदद उनकी की जाए या फिर इलाज के दौरान उनकी कोई मदद की जाए। हालांकि अभी अधिकारी जो है पूरे मामले की जांच भी कर रहे हैं। हो सकता है कि पूरी जांच के बाद में इसमें कोई घोषणा भी की जा सकती है। जी चलिए, धन्यवाद मनोज तमाम जानकारी के लिए आपका। पिछले 2 महीनों से वेतन न मिलने से नाराज पालिका में ठेके पर रखे गए स्वच्छता कर्मचारियों ने नगर पालिका कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी कर रहे कर्मचारियों का पिछले 2 महीने से वेतन न मिलने के चलते उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। धरना प्रदर्शन कर रहे स्वच्छता कर्मियों का कहना है कि अगर उन्हें वेतन भुगतान नहीं किया गया तो वे कल से हड़ताल करेंगे। जब हमने कूड़े का टेंडर करा, दीक्षांक करके एक संस्था है, उनसे हमने कूड़े का टेंडर हुआ, उनसे ये बात मतलब कूड़े का टेंडर का मतलब सारी जिम्मेदारी उनकी हो गई। उनकी जिम्मेदारी हुई तो कूड़ा उठ नहीं रहा था शहर से, पूरा शहर से सभी लोगों को मतलब जैसे मेरे को तो पूरे शहर से ही आ रहे थे, कूड़े के कहाँ ढेर लगे हैं वो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, सभी आ रहा था। और बाकी जो है लोग हमारे जो ये हैं हमारे सभासद हैं उनको भी परेशानी हो रही थी। लोग उनको भी सुना रहे थे कि आप उठ गए और जीत गए, अब कूड़ा नहीं उठवा रहे हैं, ये है सो है करके। तो मैंने रोक दिया, इनका पैसा रोक दिया। रोका इसलिए मैंने कहा शायद ये पैसा रोकने में काम जल्दी करेंगे और काम पूरा सही करेंगे पूरे शहर में। मेरा सबसे पहला मुद्दा था कि शहर को साफ रखेंगे। हम करीब 2 महीने डोर टू डोर का काम कर रहे हैं, जो अभी तक हमें सैलरी नहीं मिली है और नगर पालिका कह रही है आप लोग काम नहीं कर रहे हो इसलिए भुगतान नहीं करेंगे। और ठेकेदार ने मना कर दिया हमारे भुगतान के लिए, इसलिए हम नगर पालिका आए अपने भुगतान के लिए। अगर भुगतान नहीं किया जाता तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? ये काम नहीं होगा, सारे कर्मचारी मना कर रहे हैं क्योंकि उनको घर का किराया देना है, किसी की बच्चों की फीस है, कुछ बहुत बुरी हालत हो चुकी है कर्मचारी की। इस चक्कर में काम नहीं हो पाएगा जब तक सैलरी नहीं आएगी उनकी। सर हम 2 महीने से लगातार काम कर रहे हैं, यहाँ पर हर जगह नैनीताल में काम हो रहा है, फिर भी ये लोग ये कह रहे हैं कि हमने काम नहीं करा और हमारी सैलरी नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ इतने लोग हैं बेचारे, अपने घर से इतनी दूर आए हुए हैं ये लोग, एक शाम के खाने के लिए परेशान है, खाने के लिए ये लोग परेशान हैं। इतना दुखी कर रखा है, इन लोगों को पैसे नहीं दे रहे हैं, ये लोग इतने मजबूर हैं, ना अपना घर का किराया दे पा रहे हैं, ना बच्चों की फीस दे पा रहे हैं ये लोग। क्या कहना है पालिका? पालिका तो यही कह रही है अभी दे ही नहीं रही है पैसे। क्यों नहीं दे रही है? वो ये कह रही हैं कि काम नहीं हुआ है, लेकिन हमने काम करवाया है, हमारे पास फोटोज भी हैं रोज के काम के। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में एक कार्यरत कर्मचारी की 13 साल की बेटी ने नैनी झील में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि घर में मामूली विवाद के दौरान मां के डांटने मात्र से नाबालिग ने यह कदम उठाया है। कल सवेरे तकरीबन 9:30 बजे मां ने बेटी को डांटा तो अंजलि घर से नाराज होकर निकल पड़ी और दोपहर पाषाण देवी मंदिर के पास झील में छलांग लगा दी। घर वालों ने की तलाश करने पर अंजलि के जूते पाषाण देवी मंदिर के पास झील किनारे मिले। इसके बाद एसडीआरएफ और दंगल विभाग की टीम द्वारा झील में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तकरीबन 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद देर शाम युवती का शव मिला। चौक झील से निकलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए आगे भेज दिया है।
आपदा कंट्रोल से सूचना मिली कि एक लड़की जिसकी उम्र 13 वर्ष है वो यहाँ पाषाण देवी मंदिर के पास डूब गई है करके उसके चप्पल दिखाई दिए हैं, एक इधर एक उधर। तो हमने SDRF की टीम आई, काफ़ी खोजबीन 4-5 घंटे का रेस्क्यू रहा हमारा। उसके बाद उसकी बॉडी अभी बरामद की गई है। राजभवन नैनीताल में सैनिक कल्याण विभाग की ओर से एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर राज्यपाल ने वीरता पदक विजेताओं और सराहनीय कार्य करने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है, जिसे देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहा जाता है। यहाँ कई वीर सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का भारतीय सेनाओं में योगदान लगभग 18% है, जो दर्शाता है कि ये राज्य वास्तव में देश की रक्षा की मजबूती की रीढ़ है। नाम बिल्कुल अलग थी। इसका नाम भी था एक शाम सैनिकों के नाम। और आज हर एक क्षण जो हमने यहाँ बिताया है, एक वीरता के रस में, एक राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सेवा के रस में बिताया है। आज सबसे अच्छा काम पूरे परिवार ने क्या किया कि हमारे जितने भी डेकोरेटेड ऑफिसर्स, JCO, OR हैं, जिनको राष्ट्रीय लेवल, नेशनल लेवल के ऊपर में वीरता के पुरस्कार मिले हैं, उनको हमने सम्मानित किया। हमने अपनी वीर माताओं को, अपनी वीरांगनाओं को सम्मानित किया। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, उनको भी सम्मानित किया। आज सचमुच एक ऐसा समय था जब इसके ऊपर में गर्व कर सकें कि उत्तराखंड के हर एक घर से एक सैनिक आता है। ये जो एक शाम सैनिकों के नाम से जो हमारे माननीय हमारे राज्यपाल महोदय जी ने जो ये प्रोग्राम चलाया, ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि इससे हम लोगों को आकर के एक ये लगा है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन अभी भी हम लोगों को याद करती है और हमें सम्मान देती है। तो ये बहुत अच्छा हुआ है और हमें ये उम्मीद है कि ये आगे और अच्छा चलता रहे। उत्तराखंड ADG लॉ एंड ऑर्डर V मुरुगेशन ने SSP नैनीताल कैंप कार्यालय नैनीताल पुलिस लाइन में कैची धाम 15 जून को होने वाले मेले की तैयारियों को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की। ADG लॉ एंड ऑर्डर V मुरुगेशन ने PC के दौरान कहा कि कैची धाम मेले में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। कैची धाम में सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था को मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ ही अर्धसैनिक बलों की तैनाती करने के साथ मेला परिसर के चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरों से निगरानी के लिए पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। तो इस साल जो पिछले साल में जो भी सुरक्षा व्यवस्था अरेंज कराई गई, उसे और भी ज्यादा दृढ़ व्यवस्था कराने के लिए हमने निर्देश कर लिए हैं। इनका जो भी रिक्वायर्ड पुलिस फोर्स है, PAC है, PRD होमगार्ड है, सब को उपलब्ध कराया जाएगा, एडिशनल SPs और COs भी। और हमारी फोकस 3 तरीके के रहेगा। एक तो ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग और क्राउड मूवमेंट, स्टैम्पिड ना हो, और सुरक्षा व्यवस्था, कहीं पे ऐसा घटना ना हो। इन तीनों एंगल पे हमने आज पूरा अफसर्स के साथ ब्रीफ कर लिए हैं और एक रिव्यू भी हो गया है। कल इन्होंने ब्रीफ करेगा अपना डाउन द लाइन फोर्सेस का, तो सुरक्षा व्यवस्था पूरा पक्के रहेगा। देहरादून नगर निगम हाउस टैक्स न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को लिए तैयारी कर रहा है। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ नगर निगम कड़ी कार्रवाई करेगा। वहीं अभी तक 60 करोड़ का हाउस टैक्स नगर निगम के द्वारा वसूला जा चुका है। साथ ही वर्तमान में नगर निगम के द्वारा 100 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। आला अधिकारियों का कहना है कि 100 से अधिक कमर्शियल प्रॉपर्टी का चिन्हीकरण किया जा रहा है और उनके खिलाफ नगर निगम जल्द ही कार्रवाई करेगा। नगर निगम देहरादून के अंतर्गत अभी तक जो हाउस टैक्स वसूला जा रहा था वो लगभग जो विगत वर्ष का आंकड़ा है 60 करोड़ के लगभग वसूल किया गया है। वर्तमान में
100 करोड़ का लक्ष्य नगर निगम की ओर से रखा गया है। और जैसा कि फील्ड सर्वे के माध्यम से जानकारी में आया है कि बहुत सारे लोगों के द्वारा जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है उसमें टैक्स नहीं दिया जा रहा है। ऐसे 100 से अधिक प्रॉपर्टियों का चिन्हीकरण करते हुए उन व्यक्तियों को नोटिस इशू किया गया है और आगे भी बहुत सारे लोगों को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के उपरांत इसमें जो वारंट जारी करना, कुर्क की कार्रवाई जो विधिक प्रावधान है उसके अंदर भी कार्रवाई की जाएगी और जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है उसमें 100% टैक्स वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Channel 24/7। नमस्कार।